नमस्कार। आज हम एक सफर पर चलेंगे, समय में पीछे, साल 1947 में। और ये समझने की कोशिश करेंगे कि जब 200 साल के ब्रिटिश राज का अंत हुआ तो आज़ाद भारत को विरासत में कैसी अर्थव्यवस्था मिली थी। आखिर वो कौन सी चुनौतियां थीं जो हमारे सामने मुंह बाए खड़ी थीं। चलिए इस कहानी को परत दर परत खोलते हैं। इस एक बात से जो 1894 में वाइसरॉय विक्टर ब्रूस ने कही थी, सब कुछ साफ हो जाता है। भारत उनके लिए सिर्फ एक कॉलोनी नहीं था, बल्कि उनके पूरे साम्राज्य की नींव था, उसकी धुरी था। अगर भारत हाथ से निकल जाता तो ब्रिटिश साम्राज्य का सूरज ही डूब जाता। तो आज की हमारी चर्चा का सफर कुछ इस तरह रहेगा। सबसे पहले हम समझेंगे कि ब्रिटिश राज का असल मकसद क्या था। फिर हम देखेंगे कि इसका असर हमारी खेती, हमारे उद्योग और व्यापार पर कैसे पड़ा। और आखिर में हम उस मानवीय कीमत को जानेंगे जो देश ने चुकाई। तो चलिए पहले हिस्से से शुरू करते हैं, क्योंकि 1947 की कहानी को समझने के लिए हमें पहले ये समझना होगा कि ब्रिटिश नीतियां बनी ही क्यों थी। उनका असली इरादा, उनका मकसद क्या था। देखिए, ब्रिटिश आर्थिक नीतियां भारत के विकास के लिए थी ही नहीं। उनका एक और सिर्फ एक मकसद था, अपने देश यानी ग्रेट ब्रिटेन के आर्थिक हितों को साधना। भारत को एक ऐसी जगह बनाना था जो ब्रिटेन की फैक्ट्रियों के लिए सिर्फ कच्चा माल सप्लाई करे, बस। और इन नीतियों का नतीजा क्या निकला? नतीजा था ठहराव। 20वीं सदी के पहले 50 सालों में देश की आर्थिक ग्रोथ 2% से भी कम थी और प्रति व्यक्ति आय में तो बस आधा % की बढ़ोतरी। मतलब अर्थव्यवस्था एक तरह से रुक सी गई थी। अब बात करते हैं उस सेक्टर की जो उस समय सच में अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी था, कृषि। सोचिए, देश की करीब 85% आबादी की रोजी रोटी इसी से चलती थी। जरा इस फर्क को देखिए। कहाँ एक जमाना था 17वीं सदी में जब विदेशी यात्री बर्नियर ने बंगाल को मिस्र से भी ज्यादा अमीर बताया था, और कहाँ आज़ादी के ठीक पहले का भारत जहाँ खेती पूरी तरह से ठप पड़ चुकी थी, लगातार बदहाल हो रही थी और पैदावार बहुत ही कम थी। तो सवाल उठता है कि आखिर ऐसा हुआ क्यों? खेती की यह हालत हुई कैसे? इसकी सबसे बड़ी वजह थी जमींदारी जैसी व्यवस्थाएं, जहां असल मेहनत करने वाला किसान के हाथ कुछ नहीं आता था। सारा मुनाफा जमींदार ले जाते थे। ऊपर से न कोई टेक्नोलॉजी थी, न सिंचाई का कोई इंतजाम। खेती में कोई भी पैसा लगाना ही नहीं चाहता था। चलिए अब खेती से आगे बढ़कर इंडस्ट्री की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि कैसे भारत, जो कभी अपने हुनर और कारीगरी के लिए दुनिया का वर्कशॉप कहलाता था, वो सिर्फ एक बाजार बनकर रह गया। ये सब अचानक नहीं हुआ। इसके पीछे एक सोची समझी दो तरफा रणनीति थी। पहला, भारत को कच्चे माल का एक्सपोर्टर बना दो, और दूसरा, उसी कच्चे माल से बने ब्रिटिश सामान को बेचने के लिए भारत को एक बड़ा सा मार्केट बना दो। और इसका असर बहुत ही भयानक था। एक तरफ हमारे अपने कारीगर, हमारे अपने उद्योग तबाह हो गए, लाखों लोग बेरोजगार हो गए, और दूसरी तरफ बाजार में जो खालीपन आया उसे ब्रिटेन से आए सस्ते माल ने भर दिया। अब आते हैं विदेश व्यापार और इंफ्रास्ट्रक्चर पर। ये दो ऐसी चीजें थी जिन्हें औपनिवेशिक हितों को पूरा करने के लिए एक औजार की तरह इस्तेमाल किया गया, न कि भारत के लोगों की भलाई के लिए। ये जो ट्रेड था ना, ये पूरी तरह से एक तरफा था। मतलब भारत से क्या जाता था? कच्चा माल, कॉटन, सिल्क, जूट। और ब्रिटेन से भारत आता क्या था? तैयार माल, कपड़े, हल्की मशीनें। और इस पूरे खेल पर कंट्रोल किसका था? जाहिर है, ब्रिटेन का। और यहीं पर ड्रेन ऑफ वेल्थ का कॉन्सेप्ट आता है, यानी धन की निकासी। इसे ऐसे समझिए, भारत एक्सपोर्ट करके खूब पैसा कमा रहा है, लेकिन वो पैसा भारत आ ही नहीं रहा। कोई सोना नहीं, कोई चांदी नहीं। तो फिर वो पैसा जा कहाँ रहा था? वो पैसा जा रहा था ब्रिटिश सरकार के खर्चे उठाने में, उनकी लड़ाइयों का बिल भरने में। सीधे शब्दों में कहें तो ये भारत की दौलत की खुली लूट थी। हाँ, ये सच है कि रेल में पोर्ट्स, टेलीग्राफ ये सब बनाए गए, लेकिन सवाल ये है कि किसके लिए? ये आम जनता की सहूलियत के लिए नहीं थे। इनका असली मकसद था सेना को तेजी से एक जगह से दूसरी जगह ले जाना और देश के कोने कोने से कच्चा माल निकालकर बंदरगाहों तक पहुंचाना। तो अब तक हमने नीतियों की बात की, आंकड़ों की बात की, लेकिन इन सब का भारत के आम लोगों पर क्या असर पड़ा? चलिए अब उस मानवीय कीमत को देखते हैं जो बहुत भयावह थी। उस समय की अर्थव्यवस्था का ढांचा देखिए, कितना बिगड़ा हुआ था। देश की लगभग 70 से 75% आबादी
खेती में लगी हुई थी, और वो भी उस खेती में जो खुद ही दम तोड़ रही थी, जबकि मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर बिल्कुल ना के बराबर थे। अब कुछ आंकड़े देखते हैं जो आपको सच में चौंका देंगे। देश की साक्षरता दर सोचिए 16% से भी कम थी। और महिलाओं की बात करें तो हालत और भी खराब, सिर्फ 7%। ये उस समय समाज में मौजूद गहरी असमानता का एक कड़वा सच है। स्वास्थ्य की हालत इतनी बुरी थी कि पैदा होने वाले हर 1000 बच्चों में से 218 की मौत हो जाती थी। आज से तुलना करें तो ये आंकड़ा अब सिर्फ 28 है। सोचिए कितना बड़ा फर्क है। और आखिर में जीवन प्रत्याशा, यानी एक औसत इंसान कितने साल जिएगा, उस समय ये थी सिर्फ 32 साल। आज ये 69 साल के करीब है। तो अगर हम सब कुछ समेटें तो 1947 में आज़ाद भारत के सामने चुनौतियों का एक पहाड़ खड़ा था। चारों तरफ गरीबी, बेरोजगारी, एक कृषि क्षेत्र जो बर्बाद हो चुका था, एक औद्योगिक क्षेत्र जिसे नए सिरे से खड़ा करना था, और एक ऐसा पूरा का पूरा सिस्टम जो भारत के लिए नहीं बल्कि किसी और के फायदे के लिए बनाया गया था। तो सवाल यही उठता है कि जब किसी देश की अर्थव्यवस्था को इस तरह सिस्टमैटिकली तोड़ा गया हो और उसके लोगों को इतनी बुरी हालत में छोड़ दिया गया हो, तो एक नया देश, एक नया राष्ट्र अपनी शुरुआत करे तो करे कहाँ से?